अच्छा जी, जब आप कोई लॉन्ग केस शुरू करते हैं ना, ठीक है, उसमें सबसे पहले होता है बायोडाटा। बायोडाटा का आपको पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है? नेम, नेम, एज, एज, सेक्स, रेजिडेंस, फादर्स नेम, रेजिडेंस, मैरिटल स्टेटस। डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, मैरिटल स्टेटस को शामिल कर लेते हैं, इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? अच्छा, जो इनमें से हर एक जो चीज़ है ना, ये अपनी एक सिग्निफिकेंस है। नेम से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, आल्दो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? एज के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि यंग एज है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है। यंग एज की बीमारियाँ डिफरेंट होंगी, ओल्ड एज की बीमारियाँ ज़्यादा डिफरेंट होंगी, ठीक है? मेल फीमेल का आपको आइडिया हो जाता है कि मेल्स में कुछ नहीं है, फीमेल पेशेंट में एक्स्ट्रा कुछ डिजीज़ हो सकती है, ठीक है? रेजिडेंस, किसी एक इलाके में हेपेटाइटिस फैला हुआ है और पता चल रहा है कि अगर इस पेशेंट का ताल्लुक शादरा से है, तो आपको अखबारों में आ रहा होगा कि इस इलाके में ना हेपेटाइटिस फैला हुआ है, ठीक है? अच्छा, डेट ऑफ एडमिशन जो है वो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट इस वक्त वार्ड में पड़ा हुआ है, कितने दिनों से पड़ा हुआ है, और वो पेशेंट ज़्यादा अरसे से पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि या उसकी अभी तक डायग्नोसिस नहीं बना हुआ, या वो ज़्यादा सिक था जो अभी तक वार्ड के अंदर है, ठीक है? मोड ऑफ एडमिशन से क्या मुराद है? ओपीडी से दाखिल हुआ था या इमरजेंसी। एमरजेंसी से दाखिल हुआ था। अगर ओपीडी से पेशेंट दाखिल हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ज़्यादा सिक नहीं था। एमरजेंसी में दाखिल हुआ था, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो उसकी कंडीशन ख़राब थी, इसमें से एमरजेंसी से दाखिल हुआ है, ठीक है? अच्छा, फिर आती है आप लोगों की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है ना, आप लोगों ने जब एग्ज़ाम में जाना है ना, तो इस तरह का एक नक्शा बना लेना है। बायोडाटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस, और इसके बाद PFTST और I। इससे क्या मुराद है? P से पास हिस्ट्री, F से फैमिली हिस्ट्री, इसको क्या हो गया, D से ड्रग्स हिस्ट्री, S से सोशियो इकोनॉमिक, T से ट्रीटमेंट गिवन, और I से इम्पैक्ट ऑन लाइफ, ठीक है? आपने जब भी लॉन्ग केस पे जाना है, आपने इस तरह का एक नक्शा बना लेना है। नक्शा बनाने का क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको क्वेश्चंस नहीं ना भी याद आ रहे तो आपको क्वेश्चंस याद आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है? अच्छा, जो हमारे लोगों के आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो बहुत लंबी कहानी में डाल देते हैं कि मैं पहले मेरे साथ ये होया, फिर मेरा हुआ होया, फिर मैं उधर गया, उस डॉक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी, उसके बाद चला गया, ठीक है? तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप कोशिश करें कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन, अगर पेशेंट कहानी डाल रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो उससे पूछें आप कितना अर्सा पहले बिल्कुल ठीक थे। तो एक क्वेश्चन अगर आप पूछ लें ना, आप कितना अर्सा पहले बिल्कुल ठीक थे, तो उससे क्या होगा कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है? और इसकी एक पेशेंट है, वो कहता है कि मुझे ना आँखें पीले होना शुरू हो। तो अब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख ली है, येलो डिस्कलरेशन होती आइस, ये जॉन्डिस, ठीक है? जब आपने एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन ढूंढ लिया ना, अब आपने उसकी ना क्या काम करना है, उसकी जो कॉजेज़ है ना, वो एक साइड पे लिख लेनी है। मीन्स कहता मेरा सांस ख़राब होता है, मीन्स कहता मेरे पाँव सूजते हैं, मीन्स कहता मेरा पेट फूल रहा है। अब ये सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, सांस फूलना, शार्टनेस हो रहा है। अब आपके जहन में ना फ़ौरन शार्टनेस बैठ की 7-8 काजेज़ आ रहे हैं, वो अपनी एक साइड पे लिख लेनी है, ठीक है? मीन्स कहता मेरे पाँव सूजते हैं, और उसको या हार्ट का इशू होगा, या उसको किडनीज का इशू होगा, या उसको गट में प्रॉब्लम होगी, या उसको कोई, ठीक है, फेफड़ों का मसला होगा, ठीक है? मीन्स कहता मेरा पेट फूल रहा है, उसको साइटीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, मैलिग्नेंसी है, इंट्राएब्डोमिनल कोई पैथोलॉजी है, उसको लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट का मसला है, उसकी वजह से साइटीज़ होती है, ठीक है? या प्रेगनेंसी है पेशेंट को, ठीक है? अब आपको समझ लगी सर, कि इंटरप्टिंग, मैंने पूछना था कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जिस कंप्लेन के साथ वो आता है, हम पहले वो नहीं लिखेंगे और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैकवर्ड हम ट्रैक करेंगे हाँ जी, कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अभी किस मसले से आए हैं और आपका ये मसला स्टार्ट कब हुआ, हाँ, और फिर वो मैं अब उसकी आपको तफसील बताता हूँ ना। अब मैं अभी सिर्फ एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ ना कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन जब लिखी ना, लॉन्ग केस और हिस्ट्री का मकसद क्या होता है बेसिकली, कि हम पेशेंट्स से रिलेटेड
जितनी भी डिजीज से रिलेटेड मालूमात हासिल कर सकते हैं वो करें। जी ज़्यादातर डायग्नोसिस आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पर बन जाते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना हमारी उस डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रही होती है, समझ गया नहीं। अच्छा, मुझे तो मैं एक हफ़्ता पहले मेरी आंखें पीली होना शुरू हुई हैं और आज जो है ना मुझे बुखार हो गया है और उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी एक जॉन्डिस का पेशेंट है, उसको फीवर होना शुरू हो गया और उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अगर वो स्टोन जो था आपकी सीबीडी में आया है उसने ऑब्स्ट्रक्शन की है, वहाँ पे कोलेंजाइटिस होना शुरू हो गई, इसकी वजह से फीवर होना शुरू हो गया। समझ गया नहीं? तो ये क्रोनिक आर्टरी है। और मरीज़ कहता है कि मुझे ना पिछले 5 दिनों से थोड़ा हल्का हल्का बुखार हो रहा था और अब जो है ना मुझे मेरा सांस भी ख़राब हो रहा है और मेरे चक्कर आ रहे हैं, मैं ज़मीन पे खड़ा होता तो चक्कर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पिछले दिनों से उसका हल्की हल्की इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसका उसने एंटीबायोटिक नहीं ली तो उसका इन्फेक्शन सीवियर हो गया। क्रोनिक आर्टरी का मतलब यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब आपने मैं जॉन्डिस की मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के इसको एक दफ़ा समझ दो कि अब आप जॉन्डिस का लफ्ज़ इसने बोला है ना, आपके जहन में फ़ौरन काजेज़ आ रहे हैं। क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं? हेपेटाइटिस, प्री पैटिक, पैटिक और पोस्ट पैटिक, सॉरी प्री पैटिक, पैटिक और पोस्ट पैटिक, ठीक है। अब प्री पैटिक में क्या चीज़ आती है? कोलेस्ट्रॉल, नहीं, हिमोलिसिस, हिमोलिसिस, पोस्ट पैटिक, ठीक है, हिमोलिसिस, कंफ्यूज है। ठीक है। हिमोलिसिस इंट्रावेस्कुलर भी होती है, एक्स्ट्रावेस्कुलर भी होती है। हेपेटिक से क्या मतलब लिवर से रिलेटेड काजेज़, एक्यूट हेपेटाइटिस, लिवर एब्सेस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, क्रोनिक लिवर डिजीज़, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। जो ये वो वाली डायग्नोसिस है जो हम तो करते होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे। आप लोगों के लेवल पे अगर CLD होगा, लिवर एब्सेस होगी, एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। अच्छा, पोस्ट पैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अब ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को किस वजह से हो सकती है? या स्टोन होगा या कोई मैस होगा, ठीक है। सी हेडोपेंक्रियाज होगा, मेलिग्नेंसी होगी या स्टोन होगा, ऐसी चीज़ याद रखिए। स्ट्रक्चर बना हुआ कोई वर्म्स होंगे, हाँ जी। एस्केरिस जो होते हैं ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी करवा देता है। कीड़े जो होते हैं पता नहीं कहाँ पहुँचे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपने सबसे पहले क्या किया? पेशेंट के बेड साइड पे गए, उससे पहले इंट्रोडक्शन को आया, कंसेंट ली। उससे लेने के बाद आप लोगों ने जाने से पहले ही जब आपको लोगों के अलर्ट हुआ है ना तो आपने एक नक्शा बना लिया। नक्शे की समय लगी ना? बायोडाटा सबसे ऊपर, अच्छा। बायोडाटा के बाद नीचे क्या था? प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन का क्या था? HOPI, ठीक है। HOPI के बाद आपने क्या किया? हाँ, PFDST और I। जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ढूंढ ली तो क्या करना है? फ़ौरन साथ ही उसकी काजिज़ लिखनी है। जिस दिन आप लोगों ने काजिज़ लिखना शुरू कर दी ना उस दिन आप लोगों का ये मैं इस तरह की तैयारी ना पार्ट 2 के लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी करवाता हूँ। देखो बेसिक असूल वही रहता है हमेशा, बेसिक असूल हमेशा वही रहता है। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा मसला पार्ट होता है ना पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो किसी चीज़ का हो रहा है, वो हिस्ट्री में कीड़े निकालना शुरू हो जाता है। अगर कोई एग्जामिनर आपकी हिस्ट्री में पूछना शुरू हो जाए ना तुमने ये पूछा इसका मतलब है कि वो आपको रगड़ना चाहता है। फाइनल के लेवल पे हम लोग आप लोगों से बहुत बेसिक्स पे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको ना एक तो हो गया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फिर अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैं इससे क्या क्वेश्चन पूछूं, तो उसमें मैं एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं OD पैरा। याद आया लफ्ज़? OD से क्या मतलब है? ऑनसेट, D से ड्यूरेशन, B से प्रोग्रेशन, A से एसोसिएशन, R से रिलीविंग फैक्टर और A से एग्रावेटिंग फैक्टर। समझ गए नहीं? अब आपके कितने क्वेश्चन सिर्फ इस OD पैरा से बन गए। अच्छा, ये अरकान है, आपकी आंखें पीली होती हैं, कैसे शुरू हुई थी, कितने दिन हो गए हैं, किसने नोट किया था, क्या जितनी आंखें पीली थी इतनी ही हैं जब बढ़ रही हैं? अब वो पता चला ना। अब आंखें पीली होने के साथ आपको और क्या मसला होता है? एसोसिएशन क्या साथ, एब्डोमिनल पेन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन है, वेट लॉस है, ये सारी उसकी एसोसिएटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। रिलीविंग फैक्टर्स क्या किन दोनों के रोज़ा रखती हैं, क्या कहते हैं उसको,
कभी ठीक हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। दवाई आप खा रहे थे एक्यूट हेपेटाइटिस इसके टीबी की दवाई पेशेंट खा रहा था, आपने दवाई छोड़ी तो पेशेंट ठीक हो गया, ये रिलीविंग फैक्टर हो गया। समझिए नहीं? जी जी। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, रोज़ा रखते हैं तो जॉन्डिस वर्सन हो जाता है। किस डिजीज़ में होता है? गिलबर्ट। शाबाश, गिलबर्ट सिंड्रोम, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia इसके अंदर होता है। ठीक है, फास्टिंग के साथ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने सिर्फ एक ओडी पैरा लफ्ज़ लिखा तो आपने कितने क्वेश्चन आपके हल हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो काजेज़ लिखी हुई थी, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, अब वो आपने उस काजेज़ के जो है ना वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देने पेशेंट से। ठीक है, अब प्री हेपेटिक का हेमोलिसिस, उसका क्या क्वेश्चन पूछेंगी? मलेरिया की वजह से होता है, ऑटोइम्यून हो सकता है, या आपको सख्त बुखार तो नहीं हुआ सर्दी के साथ, समझ गए नहीं? आपको खून टूटने वाली बीमारी तो नहीं, आपके पेरेंट्स में से किसी को खून टूटने की बीमारी तो नहीं है, आपकी तेजी तो नहीं बढ़ी हुई। ठीक है, हेमोलिसिस से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आपका जो HOPI है ना, वो बेसिकली उसके अंदर ओडी पैरा है और क्या है, इन डीडीज़ को रूल आउट करना है। इन डीडीज़ के आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। डीडीज़ के क्वेश्चंस किस में लगी ना, इन एक हर डिजीज़ का ना एक आप लोगों ने एक आपको क्वेश्चन याद हो। ठीक है, यार अच्छी मेनू का कितना बोल रहा है अच्छा, एक्यूट हेपेटाइटिस, आप अकेले बीमार हैं या आपके घर वाले में कोई और भी बीमार है साथ, इनको खाने की कोई चीज़ बाहर से खाई थी आपने, आपको खाने को देखते हुए मक्खी महसूस हो रही है, समझ गए नहीं? लिवर एब्सेस, आपको साथ बुखार तो नहीं हो रहा, पिछले दिनों डायरिया तो नहीं हुआ था, समझ गए नहीं? क्रोनिक डिजीज, आपको पहले हेपेटाइटिस B और C तो नहीं रहा हुआ, आप नाई से शेव तो नहीं बनवाते, आप अपने दांतों का इलाज तो नहीं करवाया, कभी खून तो नहीं लगा आपको। अभी एक्यूट हेपेटाइटिस CLD के क्वेश्चन हो गए। अब आपको समझ लगा ना कि मैं जब आज जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाता है उतना ही आपके क्वेश्चंस में इजाफा होता चला जाता है, समझ लगे नहीं? ठीक है, अच्छा, फिर आता है पोस्ट हेपेटिक। उससे पहले आपको कभी पित्ते में आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ, आपको पित्ते में पथरी तो नहीं है। ठीक है, आपके मोशन का रंग कैसा है? एक्यूट जो होता है उसमें क्या होता है, स्टूल पेल हो जाती हैं क्योंकि आपका स्टर को भी नहीं आता हो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, पहले आपको कोई कीड़ों का मसला तो नहीं, खाने में कीड़े तो नहीं कभी आए? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के। अब जो HOPI है, HOPI में सिर्फ ओडी पैरा नहीं होता, इसमें बेसिकली आप लोगों ने ओडी पैरा करने के बाद आप लोगों ने बेसिकली डीडीज़ को रूल आउट करना है। ठीक है, अच्छा, डीडीज़ को रोल आउट करने के बाद फिर हम एक हम लफ्ज़ लिखते होते हैं जो कहते हैं रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। रिव्यू सिस्टम से क्या मुराद है, ऊपर से नीचे तक एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है। अब CLD का आपका डायग्नोस, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये पेशेंट किस तरफ जा रहा है। अब आपको पता चल गया कि यार ये पेशेंट मुझे CLD लगता है। CLD के मैं काजेज़ देखूँ, CLD उसको हेपेटाइटिस B की वजह से है, C की वजह से है, ड्रग्स की वजह से है, ऑटोइम्यून प्रोसेस है, PSC है, PBC है, समझ गया नहीं? तो उस CLD की पहले काजेज़ आप लोगों ने देख ली, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ गया। अब आपको पता है CLD की वजह से क्या होता है, पेशेंट को एनकैफ में जाता है। अब कभी भी होशी तो नहीं हुई, अब वो भी फालिश तो नहीं हुआ, अब पता है एनकेफ्लोपैथी होती है। जी जी। अब आपने उस एक डिजीज़ की सारी मैनिफेस्टेशंस पूछ लेनी है। ठीक है। ठीक है, अब CLD का पेशेंट हेपेटाइटिस B और C की वजह से अगर है, मतलब उसको एंटीवायरल भी मिलती रही होंगी, कभी आपको टीके लगवाए हैं, हफ्ते में एक टीका लगता है, तो इंटरफ्रोन्स के टीके तो नहीं लगवाए, कभी आपने वो महंगी वाली दवाई खाई है सवाल्डी। ठीक है, अब आपको क्या होगा कि अब आपका इम्तिहान है, जो आप लोगों ने वो डिज़ीज़ बनाई है उसका जितना आपको नॉलेज है सारा अपने पेशेंट से पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा, रिव्यू सिस्टम में बेसिकली वो चीज़ शामिल हो रही है, ब्रेन से एनकेफ्लोपैथी हो गई, चेस्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर CLD के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पेशेंट को, क्या मतलब हुआ उसको साइटिस हुई, प्लूरिफियन हो गई, प्लूरिफियन होगी तो पैटिक हाइड्रोथोरिक्स हो गया उसको। ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया CLD के साथ, तो क्या हुआ उसको, साइटिस हो गई। कॉन्स्टिपेशन हुई तो उससे एनकेफ्लोपैथी वर्सन हो सकती है, डायरिया हो सकती है, एनकेफ हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है।
तो ब्लड मीटर से आता है, ठीक है। इसका यूरिन आउटपुट कम हो गया तो क्या हो गया उसको, रीनल फेलियर, HRS हो गया, हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो गया। वहाँ कुछ चीज़ों पता चला ना, रिव्यू सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जो आपके क्वेश्चंस छूट जाते होते हैं। अगर ये नक्शा ना बनाया हो तो आप लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है। पी से पास्ट हिस्ट्री, CLD के पेशेंट में, जॉन्डिस के पेशेंट में पास्ट हिस्ट्री की क्या सिग्निफिकेंस है, कि आपको पहले भी कभी इस तरह का मसला हुआ है। जॉन्डिस है, अल्टर स्टेट, आपका प्रेजेंटिंग कंप्लीट थी जॉन्डिस और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जी ठीक है। आपके जहन में आएगा जॉन्डिस की मैंने काजेज देखी हैं, उसमें या इसको कार्डियोपैथी हो सकता है, या इसको एक्यूट हेपेटाइटिस की वजह से रीनल फेलियर में, एनकेफेलोपैथी में जा सकता है, या इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था उसकी वजह से सेप्सिस की वजह से अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया। जी सर, मेरी बातें फॉलो कर रही है ना, जी जी समझिए नहीं। तो पास्ट हिस्ट्री में आपको पहले कभी स्टोन्स तो नहीं रहे हुए, आपने कभी कोई पहले भी कभी हॉस्पिटल में दाखिल हुए किसी वजह से, इसी वजह से कभी खून की उल्टी तो नहीं है, कभी पेट तो नहीं फूला, ठीक है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कभी किसी को इरकान हुआ हो, जैसे कि एक खाने से उसको एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है, तो इसको मतलब वही खाना किसी और, किसी बहन भाई ने भी खाया होगा, किसी दोस्त ने खाया होगा, ठीक है। वालदा को एक्यूट हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी है, तो बच्चों को एक्यूट हेपेटाइटिस बी से ही हो सकता है। समझिए ना, फैमिली हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस हमें लगी या नहीं। अगर पेशेंट को स्टोन्स बनते हैं, गाल स्टोन्स हैं, या उसको ओफेन और जॉन्डिस होता है और साथ स्प्लीनोमेगैली है, जॉन्डिस विद स्प्लीनोमेगैली विद एनीमिया, क्या डायग्नोसिस होता है, जॉन्डिस विद स्प्लीनोमेगैली एंड एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, फेमिलियल एनीमियास, हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस, लिप्टोसाइटोसिस, जी सर, याद आया क्या, उसमें बहन भाइयों को भी, आपके बहन भाइयों में से किसी को यरकान तो नहीं रहता, तिली का मसला तो नहीं है, जी ठीक है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री हो गई। उसके बाद आता है ड्रग्स में से याद है, पिछले दिनों टीबी की दवाई तो नहीं खाई, अब टीबी की दवाइयों के सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये होता है, ठीक है। अगर पेशेंट CLD का पेशेंट है, वो किसी लोकल डॉक्टर के पास गया, लोकल डॉक्टर ने उसको क्या लगा दिया है, इंजेक्शन लगा कोई इंजेक्शन लगा दिया, डायूरेटिक्स का इंजेक्शन लगा दिया, उसको कोई नेल्बिन लगा दिया हुआ है, ठीक है, ओपिएट का इंजेक्शन लगा दिया, पेशेंट को क्या होगा, एनकैफ के साथ आपके पास आएगा, प्रेसिपिटेंट फैक्टर उसका वो इंजेक्शन था, ठीक है। तो ड्रग्स की हिस्ट्री की आपको सिग्निफिकेंस समझ लग गई। सोशियो इकोनॉमिक, पेशेंट कहाँ पे रहता है, उसकी जॉब क्या है, समझिए नहीं। एक बंदा है वो गटर साफ करता है, उससे उसको जॉन्डिस हो गया, तो क्या डायग्नोसिस होगा आपके जहन में आएगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, शाबाश, लेप्टोस्पाइरोसिस, समझ गया, लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है उसको। सोशल इकोनॉमी, उसका घर कैसा है, घर के अंदर कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कमाने वाला कौन है, अगर वो अब हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है, हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद उसके घर के फाइनेंसिस कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें सोशल इकोनॉमिक में आ जाती हैं। पेशेंट स्मोकर है, अल्कोहल लेता है, ये फाइनेंसेस वगैरह का पूछने का क्या रीजनिंग होती है, फाइनेंस पूछने का आज तक मुझे वैसे समझ नहीं आया। नहीं समझ लगा मेरी बहन, हम लोगों का ताल्लुक है एक ब्लेस्ड तबके से, कि हमें कभी को ये सोचना नहीं पड़ा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, समझ गए नहीं। लोगों को ये बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, यस, ठीक है। एक घर का कमाने वाला एक मेंबर जो है वो बिस्तर पे पड़ जाए ना, तो वो पूरा घराना डिस्टर्ब हो जाता है, कर्ज में चले जाते हैं लोग, साफ सारा है। वो हॉस्पिटल एक टाइम का खाना बाहर से खाएं 3 से 4 लोग 1000-1200 रुपये लग जाते हैं खाम का, ठीक है। और एक मजदूर की आजकल कितनी दिहाड़ी है, आपको आइडिया है, मैक्सिमम 1500, 1000 से 1500 रुपये देते हैं, 1000 से 1500 रुपये देते हैं, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो काम करता है बंदा, समझ गया नहीं। और 1000 रुपये का हम लोग सिंपल ये हार्डीज खा लेते हैं, वो पता है ना, वो पता भी नहीं चलता। ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम लोग एक ब्लेस्ड लोगों में से शुमार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब अल्कोहल की पेशेंट की हिस्ट्री मिल जाती है सोशल इकोनॉमिक में, है ना, COPD के अंदर सर इसको स्मोकिंग की, वो अगर शार्टनेस से वाला पेशेंट है, उसके साथ स्मोकर है, तो उसका मतलब उसकी वजह से है, और शार्टनेस से रहता है उसके साथ स्मोकर है, तो आपके जहन में क्या क्या आएगा, ये लंग्स हैं उसके, एस्थमा हो गया, COPD हो गया, या उसको इसकी हार्ट डिजीज डेवलप हो गई है, ठीक है। जॉन्डिस का पेशेंट था, उसको अल्कोहल की हिस्ट्री मिल जाती है, तो उसका क्या मतलब हुआ,
उससे जिसको सिरोसिस है, सिरोसिस होगी, CLD की इंपॉर्टेंट काजेज अल्कोहल। अल्कोहलिक लिवर डिजीज। पाकिस्तान से बाहर अल्कोहल मेन काज है CLD की। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C है, लेकिन अल्कोहल इतनी अनकॉमन नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। नहीं। समझ गया नहीं? अब तो हमारे ड्रामा में भी नज़र आना शुरू हो गई अल्कोहल। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ, इम्पैक्ट ऑन लाइफ वही बातें हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं। कि समझ गया नहीं? अब CLD है वो बार बार कैप में जाता है, उसकी जॉब छूट गई। इम्पैक्ट ऑन ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने, जब आप लोगों ने हिस्ट्री ले ली ना, हिस्ट्री के साथ ही आप लोगों ने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना होता है। जी। अब आपको अंदाज़ा हो गया हिस्ट्री के दौरान कि मेरा ना मेजर जो सिस्टम होगा ना वो होगा एब्डोमेन का एग्जामिनेशन। ठीक है। समझ गए ना? आप एब्डोमेन के एग्जामिनेशन के सारे स्टेप्स करने हैं, ऑल स्टेप्स। ठीक है। और बाकी सिस्टम को आपने टच करना है, लाइक उसकी CNS में थोड़ा सा उसको चला के देख लेना है। ठीक है। या उसकी हल्की फुल्की ग्रेनुलर्स कर लेनी है। ठीक है। चेस्ट को परकस करके ऑस्कल्टेट कर लेना है, ये देखने के लिए इसको साइटिस के ऊपर हाइड्रोथोरिक्स नहीं पड़ा हुआ। समझ गया नहीं? हार्ट को जैसे ऑस्कल्टेट कर लेना है। जब आप लोग हिस्ट्री ले चुके हैं ना, अब आपको पता चल गया कि मैं ना ये मेरे सिस्टम ये बन रहा है, मैं उसके सारे स्टेप्स करूँगा। ठीक है। आइडली होता ये है कि हम लोग हिस्ट्री के लिए हाफ आवर देते होते हैं।